नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोगों को प्रश्न जो आया था 66वीं बीपीएससी में, याद रखिएगा कि हम लोग बात किस पे कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो है आपकी 66वीं बीपीएससी का सेकंड पेपर है आप लोगों का 66वीं बीपीएससी में। हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं और उसी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम पर प्रकाश डालिए। आपका टोटल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1, 2 और 3 टाइप से, इसमें 3 प्रश्न इसने एक साथ आप लोगों से प्रश्न पूछे हुए हैं। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड चीजें यदि हम बात करें तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड की। यदि हम बात करें तो बैकग्राउंड में आप लोगों को क्या देना है, तात्कालिक परिपेक्ष में जनसांख्यिकीय लाभांश नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए चर्चा का एक विषय बना है। क्यों विषय बना है, अब ये आप लोगों को समझना है कि जननांकीय लाभांश नीति निर्माताओं के लिए एक विषय बना है। क्योंकि अब यहां से समझिए, आपको स्टार्ट करना है, विषय बन गया है क्योंकि यहां पर आपका आएगा वर्ड क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं और कामकाजी उम्र की आबादी के साथ कई देश इस संभावित क्षमता को लेकर आमने सामने हैं, लेकिन लाभांश को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जैसे कि लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। सबसे पहले बात है सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, जो नए आर्थिक अवसरों पर, याद रखिएगा कि वर्ड क्या है, नए आर्थिक अवसरों के अनुसार सुरक्षित रोजगार, यहां पर वर्ड याद रखिएगा कि नए आर्थिक रोजगार के अनुसार सुरक्षित रोजगार का विस्तार करने में सहायक हो। किसके लिए? विस्तार करने में सहायक हो। इसके स्टेप में ही आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे अपना, और यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आता है जननांकीय लाभांश है क्या आखिर। तो जनसांख्यिकीय लाभांश या जननांकीय लाभांश की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन, और मानव संसाधन में कौन से मानव संसाधन की हम लोग बात करेंगे, उन मानव संसाधन की जो युवा वर्ग इस समय कामकाजी है, जिसमें दक्षता है काम करने की, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। संसाधनों के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। ठीक है, किसको? सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या के ढांचे में बढ़ी हुई युवा एवं कार्यशील जनसंख्या 15 वर्षों से लेकर 64 वर्षों की आयु वर्ग के साथ तथा घटते आश्रितों के अनुपात के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जो काम करने वालों की संख्या, यदि संख्या में वृद्धि होगी तो जो आश्रित हैं, आश्रितों की संख्या में कमी आएगी। ठीक, आश्रित किन्हें कहेंगे? जो 15 वर्षों से, जो किसी कार्य के ऊपर नहीं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ 14 वर्षों तक कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है, तो 14 वर्ष का जो व्यक्ति
युवा होगा या फिर बालक होगा, वो क्या होता है, वो आश्रित की श्रेणी में आता है, लेकिन 15 वर्ष की आयु से वो आश्रित की श्रेणी में नहीं रह जाता है। तो इस चीज को भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा में सृजन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड कैसा हो जाता है, उल्टा बनेगा, अर्थात इसमें कम जनसंख्या आधार से ऊपर बड़ी जनसंख्या के ऊपर बढ़ेगा। जैसे कि पिरामिड आपको ऐसा हमेशा दिखाई देता है, लेकिन इसका पिरामिड कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहां से कम जनसंख्या धीरे धीरे, क्योंकि आश्रितों की जनसंख्या क्या है, कम है, और कामकाजी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आश्रित से कामकाजी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्लियर है ये पॉइंट। चलें आगे। चलिए अब यहां पर याद रखिएगा, जो फैक्ट्स आप लोगों को यूज करने हैं यहां पर, उन फैक्ट पर आप लोग याद रखें। हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 की बात करो को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने जारी किया है। किसने जारी किया है, UNFPA ने जारी किया है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ कोष ने जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक, यदि शीर्षक की बात करें, माई बॉडी इज माई ओन, मतलब आपका शरीर आपका है, आप इस पर निर्णय लेंगे, इस बात को यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, इस बात को यहां पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये किसने किया है, UNFPA के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो आप लोगों को मेंशन करना है। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 के शीर्ष माई बॉडी इज माई ओन से स्पष्ट है कि इसमें दैहिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दैहिक मतलब आपके रिपोर्ट में कहा गया है, स्पष्ट यहीं पर हो जाएगा, प्रत्येक मानव को अपने शरीर के विषय में स्वतंत्र आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। मतलब आप अपने शरीर के बारे में जो भी निर्णय लेना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, इस पे किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दरअसल यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर संवेदनशील वर्गों अर्थात यदि हम बात करें तो महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग आदि के प्रति व्याप्त चुनौतियों के संदर्भ में है। किनके, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों। आप लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ एक शोषणात्मक कार्रवाई होता है, बच्चों के साथ इस समय बहुत ज्यादा गलत कार्य हो रहे हैं। कई लोग उनके साथ गलत काम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक, दिव्यांग हैं, वो लोग अपने काम नहीं कर सकते हैं, उनको समस्याएं हैं, तो उन पे भी हम एक डिस्कशन करते रहते हैं। इस पे भी हमें एक चीजें देखते रहना है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि महिलाओं को स्वयं के शरीर से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई महिला बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, लेकिन पुरुष उसे क्या कहता है, नहीं तुम्हें बच्चे को जन्म देना है, तो शरीर तो उसका है, उसको जन्म देना है कि नहीं देना है निर्णय उसका होना चाहिए, लेकिन इस पे क्या है, बाध्यकारी पुरुष हो जाता है। दूसरी बात, महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी पुरुष वर्ग उन्हें दवा देता है, तो ये क्या हो गया, उनका अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आज मैं सेक्स करूं आप लोगों से, आप जुड़ूं आपसे, तो ये सब क्या है, लेकिन फिर भी पुरुष वर्ग उससे करता है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष उस पर हावी होता है, उसके शरीर पर, उसकी चीजों पर पुरुष हावी होता है। इसको रोकने के लिए यह हम तैयार किए गए। उनके शरीर से संबंधित अधिकतर निर्णय की बात कर रहे हैं हम लोग। अधिकतर निर्णय कौन लेता है? अधिकतर निर्णय पुरुषवादी समाज द्वारा तय किए जाते हैं। याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया पुरुष, यह समस्या विकासशील देशों व गरीब देशों की अपेक्षा अधिक है। समस्या विकासशील व गरीब देशों में अपेक्षाकृत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहां पर
महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी का सामना करने के प्रयासों के तहत पूरे देश में तालाबंदी लागू है, जिसमें जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बिहार राज्य में पटना नगर निगम के साथ मिलकर गर्भवती महिलाओं, याद रखिएगा किसके लिए, अभी ये बिहार स्पेशल के लिए बात कर रहा था, तो हम बिहार में गए और बिहार में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के लिए बी केयर नाम की सहायता शुरू की गई है। किसके नाम से? बी केयर नाम की सहायता शुरू की गई है। इसके तहत बिहार की राजधानी पटना में झुग्गियों में रहने वाले कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त आपातकालीन यात्रा और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्या की जा रही? अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं? अभिमान पहल, एक अभिनव पहल, पहली जो पहल है वो क्या है? पहली अभिनव पहल की बात कही गई। कोविड-19 महामारी और उनके कारण हुए तालेबंदी से उत्पन्न अभूतपूर्व और अज्ञात चुनौतियों के लिए बी केयर एक अभिनव समाधान के रूप में सामने आया है। पहले पॉइंट पर बात करें, शहरी क्षेत्रों में महामारी की रोकथाम के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसियों में से एक पटना नगर निगम का उद्देश्य था। इस परेशानी के दौर में सेवाओं की उपलब्धता में कमी के मद्देनजर एक सोची समझी प्रभावी और मानवीय रणनीति पर काम करना, क्या था? मानवीय रणनीति पर काम करना था। यह बिहार के पटना की बात है जो नगर निगम की बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के समर्थन से बी केयर शुरू किया गया। ठीक, अब यह केंद्रीय और लक्षित दृष्टिकोण लेकर गरीब बस्तियों और अन्य क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों के परिवार, स्वच्छता कर्मचारियों सहित बहुत से जरूरतमंदों तक पहुंचाकर उन्हें परामर्श देने के अलावा घर के दरवाजे पर ही सभी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके लिए पटना नगर निगम ने 6 वाहन दिए जो UNFPA के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के नियंत्रण में काम करते हैं। किनके? UNFPA के नियंत्रण में काम करते हैं। ये अपने मन से काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इसके स्वास्थ्य कर्मियों हर रोज बस्तियों में घूमकर जागरूकता पैदा करते हैं। कमजोर तबके के परिवारों की सूची बनाई जाती है और उन्हें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पटना नगर निगम एक समर्पित कम्बैट सेल भी बनाया गया है जो सूचना मिलने पर 20 से 25 मिनट के भीतर इन घरों में वाहन और सेवाएं पहुंचाने की गतियों में समन्वय करता है। अब गर्भवती महिलाओं की बात आ गई, तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये क्या था? वरदान के रूप में कार्य किया। UN जनसंख्या कोष की भारतीय प्रतिनिधि अर्जेंटीना माताबेल पिक्कन कहती हैं कि UNFPA बी केयर पहल के जरिए पटना नगर निगम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक सेवाओं सुविधा हो। इनमें प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान सेवाएं, पूरी आपातकालीन प्रसूति देखभाल सेवाएं शामिल हो। ऐसा ना हो कि इनके लिए प्रेगनेंसी में इनके बच्चे को क्या हो रहा, बच्चे का जन्म हो रहा हो, मां को कोई दिक्कत हो जाए या बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए, इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, ये एक सराहनीय कदम था बिहार की सरकार द्वारा।
हम जानते हैं कि तालाबंदी के कारण महिलाओं को गर्भ अवस्था में परेशानी होने या प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। ये हम उसी समय की बात कर रहे हैं। साथ ही अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए आधुनिक गर्भ निरोधक का सामान उपलब्ध भी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि हम लोगों का पुरुष सत्तात्मक देश है, मनोरंजन का साधन महिलाएं हैं, उन्होंने बताया कि इस पहल में एक बड़े संकट के कारण उपजे दूसरे संकट से बचाया जा सकता है। अगर बच्चे को जन्म देते समय किसी समय महिला की मौत हो जाती है तो इससे न केवल उसकी जिंदगी खत्म होती है, बल्कि उसके बच्चे और पूरे परिवार पर तबाही टूट पड़ती है। टीकाकरण और परामर्श सुविधाएं। बी केयर सुविधा के तहत गरीबों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर मां की देखभाल और परामर्श तथा टीके तक का ध्यान रखा गया है। 22 वर्षीय खुशबू की 9वें महीने में प्रसव पीड़ा शुरू होने के सुबह उनके पति गुड्डू भी बी केयर हेल्पलाइन को फोन करके अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाते हैं। अस्पताल पहुंचने में लगभग 2 घंटे बाद खुशबू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बी केयर के एक ट्रेनर ने दोपहर अस्पताल का दौरा करके यह सुनिश्चित किया कि मां और बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वापस घर ले जाने के लिए वाहन भी भेज दिया गया। बी केयर की टीम बच्चे को टीका, अन्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए परिवार के साथ लगातार संपर्क स्थापित करती है। वहीं पटना में गांधी मैदान में रहने वाले 18 वर्षीय कंचन देवी ने 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे पटना मेडिकल अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह पता चलते हैं कि बच्चे का टीकाकरण नहीं किया गया। कंचन को तुरंत ही बी केयर से जोड़ दिया गया। अब देखिए, यहां पर एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है। ये जो काम किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वही चीजें आपको यहां पर लिखनी थी। हेल्पलाइन नंबर पर फोन आते ही, ये आप एग्जाम्पल ना भी दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, आप लोग उस समय भूल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बी केयर के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी होता है। नेक्स्ट, आशा की किरण। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के संकट काल में तालाबंदी के कारण मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव हो गया। ऐसे में यूएनएफपीए बी केयर नामक पहल इन लोगों के लिए एक आशा की किरण बन के आई। आगे की राह वास्तविक निरंतर प्रगति काफी हद तक लैंगिक असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें बनाए रखने वाली सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को बदलने पर निर्भर करती है। इसमें पुरुष को सहयोगी बनना होगा और उन लोगों को अपने विशेष अधिकार तथा प्रभुत्व को छोड़ना होगा जो अधिक दैहिक स्वायत्तता का उपयोग करते हैं। यूएनएफपीए के लक्ष्य जैसे गर्भवती, गर्भ निरोधक, मातृ मृत्यु, लिंग आधारित हिंसा, अन्य हानिकारक प्रथाओं को 2030 तक रोकने के लिए दैहिक स्वतंत्रता को समझाना आवश्यक है। तो अब आपका इस मॉडल से पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट समय में। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। जो भी छात्र हम लोगों से जुड़ना चाहें वो लोग फर्स्ट रैंकर का रैंक कोड टाइम 1 कोड डालकर आप हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अब आते हैं, आज हम लोग बात करते हैं, आज आप लोगों का 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हुआ है और आज उन्हीं क्वेश्चन में ज्योग्राफी वाले पार्ट को मैं सॉल्व करवा रहा हूं आप लोगों को। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा घुमाया उसने, बड़ा क्वेश्चन किया है बस, और शब्दों को जाल में आप लोगों को
फंसाने की कोशिश रही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पेपर में, और देखते हैं उसमें कहा गया है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। पहले यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसे लिख सकते हैं कि पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं। मानव विकास का कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 2 उसने स्पष्ट पूछा है बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। डायरेक्टली आपको जाना है उसकी 7 प्रतिबद्धताओं में, बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, वो जो क्वेश्चन पूछता है वही बताना है। नंबर 3 प्रश्न जो इसने यहां पर पूछा आपसे, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाएं। जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताना है। तो आपका जो पहला, यदि 8वां क्वेश्चन देखें तो 8वें क्वेश्चन में उसने 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे हैं और तीनों के हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मानव सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कहते किसे हैं, इस पर हम लोग फोकस कर लें कि आखिर इसे किसे कहते हैं सूचकांक। देखिए, यह एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग राष्ट्र के, याद रखिएगा, यह एक पॉइंट बना लीजिए, लिख लीजिए, यह एक ऐसा सूचकांक है ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यह एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग किसी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के, जिसका उपयोग किसी भी राष्ट्र के मानव विकास को क्या करने के लिए, मानव विकास को आधार मान के उनके आंकने का, या मानव विकास को आंकने के लिए यह किया जाता है। मानव विकास को मापने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है। ये तो एक कॉमन सी बात होगी कि मानव विकास को मापने के लिए, कि मानव का विकास हम मापन करेंगे, उसके आधार पर हम इस HDI का निर्माण करते हैं। अब इसका आधार क्या होगा, सूचकांक का मापने के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका मेन आधार क्या होगा, तो यहां पर प्रश्न आपका आएगा कि अब मानव सूचकांक को मापने का आधार क्या होगा। यहां पर प्रश्न आ जाएगा आपका आधार क्या होगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब आधार की बात करेंगे तो आधार में आपके मानव विकास के, जब भी हम आधार की बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक का मापन का आधार क्या होगा, क्या मापन का आधार क्या होगा, तो मापन का आधार यदि हम देखें तो 3 रूप में इसका मापन किया जाता है। एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आपकी इनकम। पहला पॉइंट हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। दूसरा पॉइंट है आपकी एजुकेशन, शिक्षा। तीसरा पॉइंट है इनकम, आय।
आय, तीन चीजों को हम जब भी मानो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इन तीन पॉइंट पे बात करते हैं। आप देखिए इन तीन पॉइंट पे कैसे बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक, जीवन प्रत्याशा की बात की। अब जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है पहले तो ये जान लीजिए। मतलब स्वस्थ जीवन, सबसे पहला सीधा सा आंसर है स्वस्थ, स्वस्थ जीवन। इसका मतलब जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है स्वस्थ जीवन। अर्थात स्वस्थ जीवन आपको कब प्राप्त होगा? जब आपकी जेब में मनी होगी। एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चीजों को बड़े आसानी। स्वस्थ जीवन, अब स्वस्थ जीवन कैसे होगा? जब आप खुशहाल होंगे। स्वस्थ जीवन कैसे होगा? जब आप खुशहाल होंगे तभी स्वस्थ जीवन मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? खुशहाल होंगे, खुशहाल होंगे, ठीक, तो स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा। अब स्वस्थ जीवन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। अब यहां पर बात आएगी आधारभूत संरचना क्या है। देखिए कनेक्शन कैसे एक दूसरे से होगा ये चीजें मैं आपको सिखा दे रहा हूं। इन शॉर्ट पूरा फ्रेमिंग हम लोग करेंगे। अब फ्रेमिंग को कैसे आप लोगों को समझना है उस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। हमने कहा खुशहाल होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए आपको खुशहाल होना जरूरी है और खुशहाल होने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास होना जरूरी है। अब आधारभूत संरचनाओं में यदि हम देखें तो आपकी शिक्षा भी जुड़ेगी और आपके सोर्स ऑफ इनकम भी जुड़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम, आय भी जुड़ेगी। अब देखिए यदि आप शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आप किसकी चर्चा करेंगे? स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। यदि शिक्षित हैं तो स्वास्थ्य की बात आएगी और स्वास्थ्य की बात कहां से आएगी? जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी। क्या होगी? सोर्स ऑफ इनकम होगी। मान लीजिए कि एक पॉइंट पर अगर हम बात करें इसको ऐसे, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो निश्चित रूप से मैं किस पे खर्च कर रहा हूं? लग्जरी पे। किस पे? लग्जरी पे, या विलासपूर्ण जीवन में, जीवन के लिए, ठीक है, विलासपूर्ण, ठीक, तो विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए मैं इसमें खर्च करूंगा। निश्चित रूप से मैं इसमें क्या करूंगा? आप अपना पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं? विलासतापूर्ण जीवन के लिए। निश्चित रूप से आप अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान देंगे क्योंकि पैसा है तभी ध्यान देंगे आप। यदि पैसा ना होता तो आप ध्यान कैसे देते? दूसरी चीज यहां पर आप लग्जरियस आइटम पे और अन्य चीजों पर भी ध्यान देंगे। जो बिजली की खपत वाली वस्तुएं होंगी उन पे भी ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या हो गई? आपकी लाइफ की उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों ज्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि आपके पास धन है, विलासतापूर्ण जीवन है, तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो आप आगे की बातें करेंगे। निश्चित रूप से जब हम यहां पर बात करते हैं कि प्रत्याशा हमारे जीवन की बढ़ रही है, आखिर कैसे बढ़ रही है? क्योंकि हमारे कुछ मापदंड हैं। मापदंड क्या है? सबसे पहले हमने अपने आप को क्या किया? शिक्षित किया। शिक्षित किया। मैं शिक्षित हुआ तो शिक्षित होने से मैंने क्या कमाया? धन अर्जित किया। मतलब मैंने अपनी आय में वृद्धि की। आय में वृद्धि की, ठीक। शिक्षित और साक्षर में अंतर है, ये याद रखिएगा। आय में मैंने यहां पर वृद्धि कर ली। अब आय मेरे पास
इतना हो गया कि मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यहां पर हो जा रही। क्या हो जा रही है? मूलभूत क्लियर है? मेरी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आपके आते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। यही हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, प्रारंभिक आवश्यकताएं। उसकी इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। अभी भी उसके पास क्या है? धन अधिक है। क्या है? धन बचा। अब धन बचा, जब ये सारी चीजें हो गई तो अब मैं अपना धन किस पे लगाऊंगा? अपने स्वास्थ्य की तरफ। अब मैं हेल्थ पर ध्यान दूंगा। जब मेरे पास ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दूंगा। अब हेल्थ पर ध्यान दूंगा तो निश्चित रूप से मेरी जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, मेरे जीवन जीने का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसको मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जीवन जीने का समय, जीवन का जीने का समय में वृद्धि। मैंने क्या किया? मैंने जब अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मेरे जीवन जीने की एक प्रत्याशा थी, जो मेरी जीवन को, मैं हो सकता था कि अगर मेरे पास पैसा ना होता, मैं एक गरीब टाइप का होता, तो मेरे पास क्या हो जाता? मैं आगे तक ना जीवित रह पाता। जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई, मैंने उस दवा कराता रहा, उसके दवा होती रही और मैं लंबे समय तक जीवित रहा। तो इसमें क्या है कि मेरी जो जीवन लाइफ एक्सपेक्टेशंस हैं और यह जीवन प्रत्याशा थी, वो जीवन की प्रत्याशा में निरंतर वृद्धि होती चली गई। ठीक, अब यहीं पर बात करते हैं। ये हमने एक डेवलप देश, मतलब विकास देश की बात कह दी है, विकास देश की बात कही है। अर्थात यहां पर ये इंडेक्स जो मानव सूचकांक, विकास सूचकांक है आपका, ये क्या करती है? ये बताती है, इससे यह पता चलता है कि कौन सा देश विकसित देश है, कौन सा देश अविकसित देश है, कौन सा अल्प विकसित देश है। ये इन चीजों को भी बताती है मानव सूचकांक विकास। ठीक, हमारा पॉइंट है कि मानव विकास सूचकांक, एसडीआई ये भी बताता है कि कौन सा देश विकसित राष्ट्र है और कौन सा राष्ट्र विकासशील देश है और कौन सा अविकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। ठीक है, और कौन सा इमर्जिंग राष्ट्र है। ठीक है, अब देखिए, विकसित राष्ट्र होगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा? वो औद्योगिकरण में वृद्धि करेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण होगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो शिक्षा में वृद्धि होगी, शिक्षा में वृद्धि होगी तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, जब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाएगा तो जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या हो गया? अब एक चैन है ये मानव सूचकांक का मतलब एक पूरा का पूरा एक सर्किल चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये कोई एक्स राष्ट्र है। ठीक, एक्स राष्ट्र में ये है आपका विकसित राष्ट्र को हमने एक्स राष्ट्र मान लिया। तो यहां पर क्या होगा? औद्योगिकरण में वृद्धि होगी, औद्योगिकरण होगा। अब औद्योगिकरण हुआ, लेकिन हम मानव
विकास सूचकांक को 3 आधार पर मापते हैं। एक तो आपकी लाइफ जीवन की प्रत्याशा है, दूसरी एजुकेशन है, और तीसरा आपका जो सेक्टर आता है वो आपका आता है कौन सा, एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का। ठीक, 3 रेशियो बनते हैं। अब इन तीनों रेशियो को हम यहां से जोड़ते हुए चलेंगे, आप इसको समझिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। औद्योगिकरण हुआ तो यहां पर रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। अब रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है तो यहां पर आय में वृद्धि होगी। तो ये जो व्यक्ति कमा रहा है उसके पास शिक्षा नहीं थी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। और शिक्षा प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से इसकी आय में वृद्धि हो रही है, शिक्षा प्रदान करेगा तो ये स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगा। क्या करेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान देगा। ठीक है, अब ये स्वास्थ्य पे भी ध्यान देगा, और स्वास्थ्य के साथ जब स्वास्थ्य में ध्यान देगा तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी, अर्थात मतलब क्या हो गया, जीवन प्रत्याशा, आपकी उम्र 10 वर्ष थी, हमने लाइफ सपोर्ट दे दिया, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करके आपके साथ जोड़ दिया, तो आपके जीवन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो बढ़ के क्या हो गया, अभी आपके 10 वर्ष थी 20 वर्ष हो गई। तो ये होती है जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन जीने का जो दौर होता है। बीमारियों से आप मर सकते थे लेकिन बीमारियों से अब नहीं मरता है। याद करिए 1980 के दशक में क्या था, बहुत ज्यादा आपकी मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अधिक आगे नहीं थी, तो अब क्या है, उस समय लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे देखें तो व्यक्तियों की मृत्यु कम हो रही है, उनकी जीवन ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि उनको जो हेल्थ सेक्टर है वहां से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक, और जो गरीब व्यक्ति है आज भी पड़ा रहता है घर में, क्या हुआ, क्या चाचा कल अच्छे भले तो थे आज भी मर गए। तो ये चीजें कहां से आती हैं, ये सब आपके मानव विकास सूचकांक थे। जब भी विकास सूचकांक की बात करते हैं तो इन सभी आधारों को हम देखते हैं, उनके आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को तय करते हैं, उसके मापन को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चले आगे, चले इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब सबसे पहली बात आप लोगों के मन में आनी चाहिए कि मानव विकास सूचकांक जैसी चीज को खोजा किसने था। तो मानव विकास सूचकांक सूचकांक की यदि हम देखें तो अर्थशास्त्री थे। एक कौन अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। ठीक, महबूब उल हक ये कहां के थे, ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान। ठीक, याद रखिएगा ये पाकिस्तान के थे। सबसे पहले मानव सूचकांक विकास के या एसडीआई की चर्चा अगर किसी ने स्टार्ट की थी या उसके बारे में कुछ बात कही थी तो वो महबूब उल हक थे, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इनकी बात को अमर्त्य सेन ने क्या कर दिया था, 1990 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सहमति जताई थी
सहमति जताई थी। इनके साथ इन्होंने भी अपना समर्थन दिया था, यह सहमति जताई थी। क्लियर है कि किसने? अमृत सेन ने भी इस पे अपना समर्थन दिया था महबूब उल हक की बात को कि हाँ भाई 3 मानक हैं, इन तीनों मानक के आधार पर ही हम एसडीआई की बात करेंगे। एक तो जीवन प्रत्याशा, इसके बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे जीवन प्रत्याशा क्या है। शिक्षा और इनकम। अब इनकम में भी आय की बात मैंने आप लोगों को कह दी कि आय की बात कही गई है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्र की बात करेंगे कि आय की बात होगी राष्ट्र के लिए, तो आय की जगह यहां पर जो आय आएगी वो क्या आएगी? वो प्रति व्यक्ति आय आएगी। क्या आएगी? प्रति व्यक्ति आय पर बात करेंगे हम लोग कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है हमारी, हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब हम जीडीपी पे बात करेंगे, जीडीपी पे। ठीक है, जीडीपी पे बात करेंगे। यहां पर याद रखने वाला पॉइंट है ये। यहीं पर यदि राज्य की बात करेंगे तो राज्य की जीडीपी पे राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कि प्रति व्यक्ति आय राज्य के लोगों की कितनी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा। अब देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट भी आई है मानव विकास सूचकांक की, उसमें भारत का क्या स्थान था, यह भी इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट आप लोगों को जब भी आप स्टेट पीसीएस के मानव विकास सूचकांक जब भी स्टेट पीसीएस दीजिए, कुछ फैक्ट को जरूर शामिल किया करिए। यूएनडीपी की अभी रिपोर्ट जारी हुई थी 2020 की, 2020 के मानव विकास सूचकांक एसडीआई की अभी रिपोर्ट जारी हुई है 2020 की। याद रखिएगा कब की बात कर रहा हूं, 2020 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 189 देश थे और भारत का स्थान क्या था? 131वां स्थान था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी चीजें थोड़ा सा आप लोग मेंशन कर देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का दूसरा प्रश्न ये था कि मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं। तो बिहार सरकार की हम बात करते हैं, बिहार सरकार की डायरेक्टली उसने पूछा 7 प्रतिबद्धताएं मानव सूचकांक को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी। तो बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं जो हैं वो निश्चित, बिहार सरकार की 7 निश्चित योजनाएं जो लागू की उनकी प्रतिबद्धताएं थी। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पे बात कही उन्होंने, दूसरा था हर घर बिजली योजना पर, तीसरा पॉइंट था, तीसरा इन्होंने दिया घर तक पक्की नाली एवं गलियां, चौथा था अवसर बढ़े आगे बढ़े, नंबर 5वां था हर घर नल का योजना, नंबर 6 आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार योजना और 7वां था शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये 7 योजनाएं जो बिहार सरकार ने लॉन्च की थी उस पे किस तरह से काम होगा, उसका प्रतिफल कैसे आने वाला है, उस पर भी बात हम लोगों को करनी है। तीसरा क्वेश्चन यही था कि इन 7 योजनाओं का लाभ आपको कैसे प्राप्त होने वाला है, कि जो 7 प्रतिबद्धताएं थी बिहार सरकार की, उन प्रतिबद्धताओं के साथ बिहार सरकार आगे कैसे काम करेगी, उसके लाभ कैसे प्राप्त करेगी। अब उस पे बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। पहले 7 निश्चित योजनाओं के लाभ क्या थे। पहला यहां पर दे रहा है कि बिहार राज्य में सड़कों का निर्माण। अब यहां पर हम लोग एक बार बैक जाएंगे, दोनों चीजों को हम लोगों को मिलाकर चलना है। ठीक है, यहां पर क्या है, घर तक पक्की नाली और गलियां, घर तक पक्की नाली एवं गलियां, बिहार राज्य में सड़कों का निर्माण। यदि किसी भी राज्य में सड़कों का जाल का निर्माण बहुत
तगड़ा होगा तो वहां पर क्या होगा, आवागमन में कम समय लगेगा, आवागमन में कम समय लगा, दूसरा आपका फ्यूल जो खर्च होगा वो कम खर्च होगा, खराब रोड होंगी तो ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, ज्यादा टायर घिसेगा, ज्यादा खर्च आएगा। ठीक है, यदि यहां पर जाने पे पहले अगर 10 किलोमीटर जाने में आपका खर्च आता था 50 रुपए और अब 10 किलोमीटर जाने में आपका खर्च आने लगा 20 रुपए, तो 30 रुपए आपका बचने लगा और यही 30 रुपए क्या होगा, महंगाई दर को कम करेगा। तो सड़कों का, किसी भी राज्य के विकास में सड़कों का अच्छा सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को बेहतर रूप प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब बेहतर रूप प्रदान किया जाएगा, इसका लाभ क्या होगा, यदि राज्य में बिजली की व्यवस्था सही होगी बेटा, तो वहां पर आप समझिए कि बिजली की व्यवस्था सही, तो बिजली के साथ साथ किसान भी बिजली का उपयोग करते हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए। ठीक, जब बिजली समय से आएगी तो किसान सिंचाई कर पाएगा, सिंचाई करेगा तो क्या होगा, इसका लाभ, सिंचाई किया उसने, खेतों में अनाज पैदा होगा, अनाज कैसा होगा, अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, उसको बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो उसको इससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो राज्य की जीडीपी में क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी, राज्य के धन जो राजस्व कोष है उसमें भी धन की वृद्धि होगी। तो दूसरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट, शौचालय की व्यवस्था से बिहार संक्रमण मुक्त हो जाएगा। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हर घर शौचालय और सम्मान सभी का, ठीक है, इनकी योजना थी हर घर शौचालय, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। अब देखिए, पहली बात हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं, शौचालय का यदि घर में व्यवस्था हो जाएगी तो बहन बेटियां आपकी जो खेतों में जाती हैं तो एक अपमानजनक स्थिति उन्हें महसूस लगती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अचानक से उन्हें, वो वहां पर गई हैं तो मल त्याग करने में उनको भी समस्याएं होती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं। ठीक है, क्योंकि परिवेश ऐसा होता है, घर की स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं। तो इन चीजों में भी एक तो आपका सम्मान कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू वाली बात हो गई कि वहां पर उनका जो हम लोग कहते हैं वो पर्दे में रहे और वहां पर तो खुले में सब कुछ हो रहा है। ठीक, तो ये भी एक सम्मान की बात है कि आप घर में रहेंगे। दूसरा इससे बड़ा फायदा क्या होगा, आप जब खुले में मल त्याग करते हैं तो इन्फेक्शन की समस्याओं में वृद्धि होती, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगने का, संक्रमण होने का खतरा बराबर बना रहता है। यदि बाहर मल त्याग नहीं करेंगे तो ये समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बिहार में संक्रमण की समस्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी राज्य की बात हो, ये बिहार की बात हो रही तो बिहार की हम लोग बात करें, यदि शौचालय का निर्माण घरों में हो जाए तो किसी भी राज्य में यहां पर संक्रमण रोगों से, जो डायरिया है, आपके विभिन्न प्रकार के पेट की बीमारियां हैं, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं, वो क्या होता है, खाने से अधिकतर संक्रमण होता है। तो उस संक्रमण को हम रोक सकते हैं बाहर मल त्याग करने से, यदि हम रोकते हैं तो चीजों को रोक सकते हैं। तो ये भी एक लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देना है क्योंकि मैं आप लोगों को पॉइंटर्स में एक मॉडल आंसर के रूप में चीजें समझा रहा हूं और एक्सप्लेन जो मैं बोलता जा रहा हूं उन चीजों को आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे हम लोगों ने बात कही थी यहां पर जो आपकी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब यहां पर क्या है, विद्यार्थियों की पढ़ाई हेतु नए कॉलेजों का निर्माण। ठीक, विद्यार्थियों के लिए क्या, एक तो आपने धन की व्यवस्था कर दी कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है तो राज्य सरकार आपको पैसा देगी। दूसरी बात, आप यदि बिहार में क्या है, अभी कॉलेजेस की संख्या में कमी है तो राज्यों में इस योजना के तहत राज्य सरकार क्या करेगी, विभिन्न जगह पर नए नए कॉलेजों का निर्माण करेगी, जिससे क्या होगी, कम दूरी पर लोगों को शिक्षा प्राप्त होने लगे। ठीक है, कि दूरी कम होगी और शिक्षा सभी को पर्याप्त रूप से, क्योंकि 10-10, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर आप लोगों को जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ब्रेक आ जाएगा और नए नए कॉलेजों का निर्माण भी होगा, जिससे राज्य के स्तर पर यहां पर क्या हो जाएगा, राज्य में
विकास की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि एसडीआई में क्या है, एसडीआई की बात करें तो एक कारक शिक्षा भी है। क्या है? एक कारक आपकी यहां पर शिक्षा भी है और एक कारक यहां पर आपका स्वास्थ्य भी है। क्या है? स्वास्थ्य भी है। तो दो कारक तो यहां पर आपके दे दिया। नेक्स्ट, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को क्या किया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, कुटीर उद्योग में बनाया जाएगा। वो लोग अपने हाथों से कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे बर्तनों का निर्माण करना, जैसे कि सूपे का बनाना, डोलची बनाना, इस तरह की विभिन्न प्रकार की कुशलता वाले कार्य कर सकती हैं। दूसरा, कढ़ाई सिलाई का भी कर सकती हैं। जो भी योजनाएं हैं उसमें क्या किया जाएगा? बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और वो छोटे छोटे जगह पर अपना एक समूह बनाकर काम करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वो खुद की कमाई खुद से कर सकती हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगी। दूसरा, महिलाओं को सबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है? यहां पर बिहार सरकार ने 35% आरक्षण की बात कही है कि महिलाओं के लिए स्पेशल 35% आरक्षण बिहार गवर्नमेंट देगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 पॉइंट थे, 3 क्वेश्चन बन रहे थे, हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, तो कंक्लूजन यही है इसमें, क्योंकि आपको और विशेष पूरी चीजें आपने डाल दी, तो लास्ट में आपको लिखना बस इतना ही पड़ेगा। अतः इस प्रकार से बिहार सरकार एसडीआई में अपना स्थान उच्च कर सकती है। बस इन सारे प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाकर एसडीआई में अपना स्थान सर्वोच्च बना सकती है। ठीक, तो ये एक आपका पूरा बेस्ट आंसर का रिमार्क होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। थैंक यू।